हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग क्लास 9th का सिविक्स डिस्कस कर रहे थे। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नाउ हमें पता है डेमोक्रेसी के बारे में। वी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमो मीन्स पीपल। पीपल, डेमो का मतलब क्या है? पीपल। एंड क्रेसी का मतलब रूल करना। रूल करना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर सिटीजन, हर एक व्यक्ति जो है कैपेबल नहीं है रूल करने के लिए। कोई भी रीजन हो सकता है, वो बिजी है। एवरी पर्सन नॉट एवरी सिटीजन नॉट एबल टू गवर्न द कंट्री। किसी भी कंट्री में हर एक सिटीजन गवर्न कर नहीं पाता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो फिर एक नया मेथड इवॉल्व किया गया जिसको बोला गया इलेक्शंस। मींस एवरी सिटीजन क्या किए? दे चूज या कह लो आप इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर टेकिंग डिसीजन या फिर कह लो टू गवर्न कंट्री को गवर्न करने के लिए। इस प्रोसेस को बोला जाता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू इनके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव इसको बोलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसके प्रोसेस को और हर एक चीज को। पहले एक एग्जांपल से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं। तो कहानी है 1987 की। 1987 हरियाणा विधानसभा या फिर आप कह सकते हो इसको हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन के टाइम। स्टेट असेंबली इलेक्शन। नाउ हरियाणा विधानसभा में वैसे 90 सीट्स है उस टाइम के हिसाब से। अभी भी वही होंगे, अगर चेंज हो गया होगा तो बात करें। सो हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन के दौरान उससे पहले एक वहां के लीडर थे चौधरी देवीलाल जी। इन्होंने क्या किया उस टाइम पे, ये इलेक्शन के टाइम पर यहां पे गवर्नमेंट कौन सी थी? कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का नाम था स्ट्रगल फॉर जस्टिस या हिंदी में आप कह लो न्याय युद्ध। ये उनके मूवमेंट का नाम था। अब ये मूवमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा गेन किया, गॉट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ हरियाणा। तो जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा था इसी मूवमेंट के अंतर्गत इन्होंने एक प्रॉमिस किया फॉर नेक्स्ट इलेक्शन यानी कि 1987 वाला। फॉर नेक्स्ट इलेक्शन ही प्रॉमिस्ड
he promised to waive, waive मतलब माफ करना, waive लोन, जो छोटे किसान थे, जो छोटे किसान और छोटे स्मॉल बिजनेसमैन, वेव लोन ऑफ स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन एंड फार्मर्स, जो भी फार्मर्स ने लोन ले रखा था, जो भी किसानों ने जो भी बिजनेसमैन ने, स्मॉल बिजनेसमैन वालों ने लोन रखा, उसको माफ करने का इन्होंने प्रपोजल दिया। और उस टाइम पे पीपल अट्रैक्ट हुए, पीपल अट्रैक्टेड विथ हिज प्रॉमिस। दूसरी बात, एट दैट टाइम लोग जो है कांग्रेस गवर्नमेंट से भी नाराज थे। पीपल वर अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, या अगेंस्ट नहीं तो नॉट हैप्पी कर लो, नॉट हैप्पी विथ कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट से ये खुश नहीं थे। रिजल्ट क्या हुआ इस इलेक्शन का? रिजल्ट हुआ कि लगभग ऑलमोस्ट 76 आउट ऑफ 96 सीट्स won by लोक दल। अब एक छोटी सी बात, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि इन्होंने इस इलेक्शन को लड़ने के लिए ही आल्सो फॉर्म्ड अ पार्टी। इन्होंने क्या किया? लेटर फॉर्म्ड अ पार्टी, जिसका नाम था, पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसका नाम था लोक दल। तो लोक दल ने लगभग 76 सीट जो है जीते, और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल किया। आफ्टर एंड देवीलाल जी बिकेम सीएम, और ये सीएम बन गया। एंड ही आल्सो फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, यानी कि लोन वेव करना, इसको फुलफिल भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी जब 1991 में इलेक्शन हुआ, नेक्स्ट इलेक्शन 1991, देवीलाल lose this election and Congress again came in power। तो अगर आप देखोगे सारा काम क्या हो रहा है, इलेक्शन के इर्द गिर्द है, तो आप एक कुछ कंक्लूजन बना सकते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन। इस सारे डिस्कशन का एक कंक्लूजन क्या हुआ कि पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकती है। जिन रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने चूज किया हुआ है उनको अकाउंटेबल, यानी कि हमने तुमको इस बात के लिए चूज किया, तुमको मेरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो हम लोग गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। जो पीसफुली गवर्नमेंट चेंज हो गया, यहाँ पे आपका कांग्रेस से लोकदल में चेंज हुआ और यहां से लोकदल से कांग्रेस में। तो इसको जरा मिटाते हैं और कंक्लूजन को भी डिस्कस कर देते हैं, इसी 3 बात को। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन, ये सारा एक्टिविटी इलेक्शन के ही अराउंड था। तो पहले बात, इलेक्शन गिव्स पीपल चॉइस। इलेक्शन जो है लोगों को चॉइस देता है टू इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव। नाउ इन्होंने किसी को चूज किया। सेकंड, इसी इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन मेक अकाउंटेबल
the representatives towards people। अगर आप जो है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल के चॉइस के हिसाब से काम नहीं करोगे, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही अगर उनके हिसाब से आप काम नहीं करोगे तो पब्लिक वापस से आपको हटा भी सकती है। ठीक है, और यही इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन हेल्प्स इन पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट। ना इस बात को समझो आप, आज अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन में देखा जाए तो आप जितने साल का भी हिस्ट्री उठाना है उठा लीजिए, 10,000, 5,000, 10 लाख, जितने साल का भी हिस्ट्री उठा लीजिए, डेमोक्रेटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पे जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना, जब पावर चेंज हो जाता है ना, पावर चेंज विदाउट ब्लड, किसी का खून बहाए जो है एक पावर दूसरे पावर में चेंज होना। इसके पहले आप हिस्ट्री उठा के चेक करेंगे, जितने भी पावर शिफ्टिंग का काम होता था उसमें लाखों लोग मारे जाते थे। सो इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, एक बेसिक बात, विधानसभा चुनाव आपको समझना चाहिए। विधानसभा चुनाव सीएम के लिए होता है, आपके राज्य के सीएम होंगे। सिमिलरली पूरे कंट्री के लेवल पे इसको बोलते हैं लोकसभा चुनाव। तो ये जो इलेक्शन हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और ये जो इलेक्शन हुआ लोकसभा आपका किसके लिए हो गया, पार्लियामेंट वाला, है ना, यहां से बनते हैं पीएम। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की जरूरत है। वैसे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से भी हम लोग और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी में सारा मेजर रोल प्ले कौन कर रहा है, इलेक्शन। तो अगला टॉपिक, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। एक एस्पेक्ट से तो हमने समझ लिया है कि इलेक्शन का बहुत मेजर रोल है, एक थोड़ा सा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए भी देखते हैं। पहला इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि इफ देयर इज नो इलेक्शन, इफ देयर इज नो इलेक्शन, क्या डेमोक्रेसी इस सिचुएशन में सरवाइव करेगा? जैसे सपोज if people able to meet daily and take all decision, इस सिचुएशन में नो डाउट देयर इज अ नो नीड ऑफ इलेक्शन। कोई इलेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेना या फिर गवर्न करना ये एक ह्यूज लेवल ऑफ नॉलेज, इसके लिए सारी चीजें रिक्वायर होता है इसमें। सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज नॉट एवरीवन हैव टाइम। सबसे बड़ी बात टाइम, आप डेली बेसिस पे मिल सको, ये बड़ी बात है। इसके अलावा नॉलेज एंड स्किल, और वो स्किल डिसीजन मेकिंग का स्किल, ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के पास नॉलेज, टाइम, स्किल, ये सारी चीजें नहीं। दैट इज द रीजन सो दैट representative form of democracy
डेमोक्रेसी, या फिर कह लो आप मॉडर्न डेमोक्रेसी इवॉल्व। यही कारण था कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ। नाउ सेकेंड बात क्या है कि हम अपने इस रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये जो हमारे इनको चूज किस बेसिस पे करें, मीन्स हाउ टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, हम इनको चूज कैसे करें। जनरली इस पे बड़ा डिस्कशन भी होता है, कभी कभी आप न्यूज वगैरह देखोगे तो समझ में आएगा। चलो हम लोग एक क्राइटेरिया रखते हैं, लेट्स आवर क्राइटेरिया हम रख देते हैं कि हम जो है इस बेसिस पे चूज करेंगे, मतलब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शन मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करेंगे। मान लीजिए एज के बेसिस पे, मींस जो व्यक्ति सबसे ज्यादा यानी कि मोर एज हमें उसको चूज करना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो, जो मोर एजुकेटेड हो। अब मोर एजुकेशन का मतलब जिसके पास ज्यादा सर्टिफिकेशन हो उसको चूज कर लेते हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उसको चूज कर लेते हैं, है ना। यही पैरामीटर जो जनरल डिस्कशन में जो एक नॉर्मली लोग सोचते भी हैं कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, समझो आप, हाउ इट विल डिसाइड दैट, पहली बात तो कौन मोर एजुकेटेड है, हाउ इट विल डिसाइड कि हु इज मोर एजुकेटेड या और एक्सपीरियंस्ड, कैसे डिसाइड करोगे। पहला चीज, चलो आपने एक बार के लिए सर्टिफिकेशन से डिसाइड भी कर लिया, हाउ यू विल डिसाइड कि जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है उसके पास उस लेवल का नॉलेज भी है। ओके सही था ये, हाउ इट गेट डिसाइड, ऐसा समझो आप, हु इज मोर नॉलेजेबल, बस इतना ही रख देते हैं, हु इज मोर, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया हूं, हु इज मोर नॉलेजेबल। अब इसका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा ना, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर एजुकेशन को आप सर्टिफिकेट से कर रहे हो, सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर भी रहे हो, तो ये कैसे पता चलेगा ना कि वो सफिशिएंट नॉलेजेबल है। ऐसे बहुत हायर इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बंदे, उनको उस लेवल का नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये डोमेन ही अलग है। सो नॉलेज कैसे आप डिसाइड करोगे कि उसके पास एक सफिशिएंट स्किल है। तो ये सारे पैरामीटर, प्रॉब्लम ये होता है इन पैरामीटर के बेसिस पे हम एक कंक्लूसिव आउटकम पे नहीं आ पाते हैं। दैट इज द रीजन बेस्ट मेथड इज टू इलेक्ट देम। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, हमें पब्लिक के नीड को कैटर करना है। जो व्यक्ति ज्यादा पब्लिक के सपोर्ट को गेन करेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक। नाउ थर्ड, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए, ठीक है। तो व्हाट इलेक्शन हेल्प अस, हमें इलेक्शन हेल्प क्या करता है एग्जैक्टली इलेक्शन के थ्रू। सबसे पहली बात ये कि रेगुलर
इंटरवल ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जो है हर एक इंटरवल पे होने के कारण वी कैन चेंज आवर रिप्रेजेंटेटिव। हम जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज किए हुए हैं उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके थ्रू मेक देम चेंज आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड मेक देम अकाउंटेबल। मेक देम अकाउंटेबल कि हमारे लिए काम करो, नहीं तो चेंज कर देंगे। इसके अलावा हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इट गिव अस चांस टू चेंज गवर्नमेंट। हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट मान लीजिए हमें ना पसंद हो। नेक्स्ट, इट गिव अस चांस टू अलाउ the it gives us chance to allow which, ऐसे समझो, which party will make laws for us। एक ही बात हुआ, गवर्नमेंट को चूज करना या लॉ पास करना, कौन लॉ हमारे लिए बनाएगा। इसको बेसिकली इस चीज से हम लोग कहना चाहते हैं, इसको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूं कि ये हमें अलाउ करता है, अलाउ अस टू चूज द पॉलिसी या फिर चूज विच पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसी विल बी फॉलोड। देखो, जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिसी के बारे में बताते हैं। हम इस इलेक्शन के थ्रू ये चूज करते हैं, हम बताते हैं कि हमें इनकी पॉलिसी हमारे कंट्री को रन करना चाहिए। हमने पॉलिसी चूज कर लिया कि हमें किसकी पॉलिसी ज्यादा बेहतर लग रहा है। क्लियर है? सी, अगर आप किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को भी चूज करो, देर इज इलेक्शन, ये बस जनरल इलेक्शन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो फिर अंतर क्या है? आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में? या डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज में भी इलेक्शन होता है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन फॉर showing legitimacy of their rule। ये शो करना चाहते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या डिक्टेटरशिप कंट्री, ये शो करना चाहते हैं कि जो हमारा रूल है वो क्या है, लेजिटिमेट है। इसके अलावा टू इम्प्रूव इंटरनेशनल इमेज, अपने इंटरनेशनल इमेज को इंप्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल इमेज को जो है बेहतर बनाने के लिए, इसलिए ये लोग इलेक्शन करवाते हैं। और आप कह सकते हो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक पब्लिक सपोर्ट का एक इल्यूजन बनाने के लिए, टू क्रिएट इल्यूजन, एक तरह का धोखा, इल्यूजन ऑफ पब्लिक सपोर्ट, कि पब्लिक हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। इस तरह का इल्यूजन बनाने के लिए भी इलेक्शन होता है। सो अगर कंक्लूजन करें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चॉइसेस जो होते हैं ना, चॉइसेस आर रियल चॉइस होता है। वहीं किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करेंगे तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कंट्रीज या डिक्टेटरशिप कंट्रीज में चॉइसेस आर कंट्रोल्ड। हमारे चॉइस को ही क्या किया जाता है,
कंट्रोल्ड किया जाता है। दैट इज द रीजन डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्शन बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने वेलफेयर के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के हिसाब से अपने गवर्नमेंट को चूज कर सकें। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होता है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी होता है। तो ऐसा क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाएगा? सो what makes इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक कैसे बनेगा? एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, हमारा इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक कैसे बनेगा? सी, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि ये तो होना ही चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया, क्योंकि हम लोग इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो एक क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए हम इसके स्टेक होल्डर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक इलेक्शन के अंदर होगा क्या? एक तो होंगे वोटर्स, यानी सारा कहानी मेरा वोटर्स के इर्द गिर्द ही रहेगा। सेकेंड होंगे जो इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे, मींस इलेक्शन कंडक्टिंग, जो कंडक्ट कराए, कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ है, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको ताकि आप क्लियर कट विजुअलाइज कर लो। और तीसरे आपके होंगे इंपॉर्टेंट, ये या तो पॉलिटिकल पार्टीज कह लो और या फिर कैंडिडेट या तो ये होंगे। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया में ये तीन होंगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया का मतलब नंबर 1, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या है? तो पहले वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसका मतलब मीन्स एवरी एडल्ट citizen have voting rights। वोट करने का राइट होना चाहिए हर एक सिटीजन का। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो वोट का वैल्यू होना चाहिए वो भी सिमिलर होना चाहिए। मींस आल्सो वोट वैल्यू मस्ट बी सिमिलर। वोट वैल्यू मस्ट बी सिमिलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कोई भी वोट कर रहा है, 1 वोट इज इक्वल टू 1, अब एक कैसे 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ठीक है, वैसे आप 1 वैसे भी लिख सकते हो, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक वोट जो है एक ही पर्सन के पास होगा, जो एक पर्सन होगा उसका वैल्यू वोट का एक ही होगा, इक्वल। सेकेंड there must be real choice। now real choice का मतलब क्या है? चॉइस कैसे, पब्लिक कैसे, उनके पास चॉइस का ऑप्शन कैसे होगा? ठीक है, मींस मल्टीपल पार्टीज और कैंडिडेट allow to contest इलेक्शन। मल्टीपल पार्टीज और कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने में हेल्प होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। दूसरा मल्टीपल पार्टीज, पीपल कैन चूज देयर चॉइसेस, जिसके थ्रू जो लोगों को जो पसंद होगा वो अपना चॉइस चूज कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब अगर कहीं पे अगर मान लो मल्टीपल पार्टी ना हो तो
एक बस एक समझने वाली बात, इफ देर इज नो मल्टीपल पार्टी, इसका मतलब हो गया नो डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां पे लोगों को व्यू नहीं मिल रहा है ना। अगर मैं बोलूं, सपोज करिए मैं बिलीव करता हूं कम्युनिज्म में, अगर मैं कहूं कि हर एक व्यक्ति को कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यानी इसी का पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर वो एक ही व्यू हुआ ना, वो मल्टीपल व्यू कहां होगा। तो रियल चॉइस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, देयर मस्ट बी रेगुलर इलेक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे वोटर के कंटेक्स्ट में बात कर लिया, यहाँ पार्टी के कंटेक्स्ट में बात करें, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन मतलब उनको रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा, है ना। रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे वोटर्स गेट चांस टू चेंज गवर्नमेंट। अगर इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो उसको चेंज करने का तो मौका मिलेगा। इसी के थ्रू जो है क्या इंश्योर होता है, अकाउंटेबिलिटी। यही रेगुलर इलेक्शन ही इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ अगर आप कहो तो फोर्थ क्या बन सकता है, फोर्थ जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मींस इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन जब इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, देयर मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मींस इसका मतलब यह है कि वोटर्स should not मैनिपुलेटेड या कह लो इंटिमिडेट, मतलब उनको डराया ना जाए, इंटिमिडेट, और प्रेशर, किसी तरीके का प्रेशर ना हो उनके ऊपर। प्लस जो वोटर्स दे रहे हैं देयर मस्ट बी सीक्रेट बैलेट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी नो रिगिंग ऑफ इलेक्शन, नो रिगिंग मतलब लूटपाट नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए, रिगिंग या चीटिंग कह लो, नो चीटिंग ऑफ इलेक्शन का चीटिंग नहीं होना चाहिए। नो मिस यूज ऑफ पावर का मिस यूज ना हो, है ना, किसी तरीके का पावर का मिस यूज ना हो। एंड आप फिफ्थ कह सकते हो कि जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट मस्ट रिफ्लेक्ट पीपल्स चॉइस। जो लोगों का एक चॉइस रहा होगा वोट में, वो क्लियर कट दिखना चाहिए पीपल्स चॉइस में, है ना। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कौन हैंडल करेगा, इलेक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर। रिजल्ट कौन हैंडल करेगा, इलेक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर। पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री हैंड मिलना चाहिए ताकि वो इजी वे से कंटेस्ट कर सके, जिसके थ्रू वोटर्स को क्या मिल सके, इसमें चूज दियर चॉइसेस, या फिर कह लो गेट मोर ऑप्शन, ठीक है। रिजल्ट जो है क्लियर कट पीपल के चॉइस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप देखना, कोई प्रॉपर वे से आप नोट्स बना लो, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।